स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर रहे थे और हमने जो मेजरली बात की थी वो कुछ इस तरह से थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से कि हम इस स्टेज पे पहुंचे थे कि हम इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज किया जाए तो उसके मेथड्स कौन कौन से हैं। हमने कहा था अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहते हैं तो ये क्या वर्ड है, ये जो वर्ड है इसके पीछे क्या राज है। हम कहते हैं कि इसको हासिल करने के लिए या तो हम रनिंग टाइम निकालते हैं या फिर हम लोग जो है वो टोटल रनिंग टाइम निकालते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि रनिंग टाइम में हम लोग जो है वो कंसीडर करते हैं तो मैं कह रहा था कि हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं रनिंग टाइम में ओनली बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, यानी जो उसका मेन मकसद होता है वो हम ढूंढते हैं और इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं और ऑल इंस्ट्रक्शंस, जो भी कोड होता है उसके सारे इंस्ट्रक्शन जो है इसके अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये दोनों जो रिजल्ट हैं दोनों के रिजल्ट डेफिनेटली चेंज आते हैं, यानी रनिंग टाइम जो होता है, रनिंग टाइम का जो रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल टू जो है वो टोटल रनिंग टाइम से होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी क्योंकि टोटल का मतलब है कि आप एक एक लाइन को एनालाइज करेंगे और रनिंग टाइम का मतलब ये है कि आप जो है वो टोटल रनिंग टाइम में एक एक लाइन करेंगे और रनिंग टाइम में से बेसिक ऑपरेशन जो उसके लिए बनाया गया एल्गोरिथम, तो यकीनन रिजल्ट में, ठीक है, रिजल्ट में फ़र्क आता है। रिजल्ट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक रिजल्ट कुछ इस तरह हासिल कर, मिसाल दे रहा हूँ कि टी ऑफ एन विच इज़ इक्वल टू, ठीक, एन प्लस वन, मैं मिसाल दे रहा हूँ डिवाइड बाई टू। अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई रिजल्ट एनालाइज करने के बाद ये आ जाता है तो होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे क्या राज है। एन का मतलब है नंबर ऑफ डेटा, एन का मतलब है नंबर ऑफ, व्हेनेवर यू विल प्रोवाइड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेटा देन यू विल गेट दीज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इतनी दफा आपका प्रोग्राम जो रन होगा। चेंज लग रही है, आर यू फीलिंग वेल? हाँ मैं तो ठीक हूँ सर, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। मुझे लग रहा है माइक खराब हो गया सर, आपकी आवाज़ ऑपरेशन कंप्लीट एनालाइज, अब सही है थोड़ी सा आवाज़, लेकिन मैं अपना वो चेंज करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब आवाज़ आ रही?
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर मिसाल के तौर पे हमने किसी एल्गोरिथम को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उसका रिजल्ट आया टी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। सपोज करो कि ये एनालाइज जो हमने किया है ये चाहे रनिंग टाइम से किया हो चाहे टोटल रनिंग टाइम से किया हो, अभी हम इस बात पे नहीं बहस कर रहे। तो देख ये रहे हैं कि ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई डेटा इसमें प्रोवाइड करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको 10 डेटा प्रोवाइड करता हूँ, ये जो भी एल्गोरिथम है इसको अगर मैं 10 डेटा प्रोवाइड करता हूँ तो इसका रिजल्ट जो है वो 10 और 10 प्लस 1 ठीक डिवाइड बाय 2। यानी अगर देखा जाए तो ये गालबन इसका आंसर मैं डायरेक्ट अगर लिख दूँ तो सॉरी डिवाइड बाय 2 ये देगा 5 और 9, 9 5 तो 45। यानी अगर मैं इस एल्गोरिथम को जिसका ये रिजल्ट आया है, मुझे नहीं पता कौन सा एल्गोरिथम था, जो भी एल्गोरिथम था उसका रिजल्ट अगर ये आया टोटल रनिंग टाइम तो या रनिंग टाइम, तो अगर मैं उसको 10 डेटा प्रोवाइड करूंगा तो 45 उसका जो है वो इंस्ट्रक्शन रन होंगी, 45 इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन की जाएंगी उस एल्गोरिथम की। बात समझ आती है ना? तो ये बेसिकली इसका। और अगर हम इसी तरह से डेटा की तादाद बढ़ा देते हैं, टीएन को 20 कर देते हैं, तो यकीनन हमें ऐसा लगेगा कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी यानी 20 पे इतनी टाइम उसको लगेगा। ये देगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 1, 20 ले रहा हूँ सवाल अभी, 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आंसर इसका आ जाएगा आपके पास 10 और 19 190। यानी आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। आपने डेटा सिर्फ 10 बढ़ाया है, डेटा की तादाद सिर्फ 10 की इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो डबल ट्रिपल और पता नहीं कितने गुना ज्यादा हो गई। तो मैं सवाल की तरफ जा रहा हूँ आप लोगों के। अच्छा ये आप लोगों ने आंसर ही देने शुरू किया। 55 आएगा। अच्छा 10 में से 5 और 9 45 ही आएगा ना, 11। हाँ सही 1155 आएगा। ये सही कहा मैंने गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है मैंने। ये आ जाएगा 10 और 21 210 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा वो करेक्शन मैंने देख लिया। अच्छा चलो ये तो समझ में आता है। अब आप सिर्फ ये फर्क देखो। फर्क मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि 10 डेटा दिया तो 55 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, और अगर 20 डेटा दिया तो 210 कितने गुना हो गया? 4 गुना ज्यादा तकरीबन। तो ये जो, और आपको नजर आ रहा है एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियल यानी क्वाड्रेटिक, एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक में ऐसे ही होता है। अब अगर मैं इसको 30 करूंगा ना तो ये इसी तरह एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का जो वर्ड है इसको सुन के आपने परेशान नहीं होना। एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है पावर के लिहाज से बढ़ता चला जाएगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का मतलब है कि पावर के लिहाज से बढ़ेगा। जो चीज पावर के लिहाज से बढ़ती है वो इस तरह से कर्व होती है। शुरू में तो हमें नहीं लगता, क्योंकि 1 दूंगा ना तो बहुत थोड़ा लगेगा, 2 दूंगा तब भी थोड़ा लगेगा, 3 पे भी थोड़ा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं डेटा बढ़ाऊंगा वो एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर ये लीनियर होता तो फिर उसका बढ़ने का अंदाज जो है वो इस तरह से होता। समझ आई बात है? तो एक मिनट जरा फैजान को इंस्ट्रक्शन दे दो। शुरू शुरू में जरा आते हैं ना लोग। और ये मैसेज में मैंने बता दिया था SID और नेम के साथ है, कुछ आजकल अटैक हो रहे हैं। अच्छा ये तो समझ में आती है ना बात। अब सवाल में बस थोड़ा सा इसको समेट के ना आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ये आप जो है वो इस बात को क्लियर कीजिएगा कि ये बेसिकली हमारा तरीका। अगर ये रनिंग टाइम है तो इसका मतलब है सिर्फ बेसिक ऑपरेशन का रिजल्ट ये आया है। अगर ये टोटल रनिंग टाइम है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आया। इससे हमें भी कंसर्न नहीं है, मैं भी कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम नॉर्मली अपने आंसर्स को, यानी जो ग्राफ को पहले समझाता हूँ, अपने ग्राफ को इस तरह देखते हैं। मैं साइड में कर देता हूँ। देखें ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि मैं एक ग्राफ अगर यहाँ बनाता हूँ किसी भी एल्गोरिथम से आने वाले रिजल्ट का, तो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ डेटा होता है। ये मैं इसको लिखता हूँ, तो ये नंबर ऑफ डेटा है, जो लोग नए आए हैं या भूल गए तो, और ये जो है बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास ग्राफ। और अगर कोई ग्राफ इसके अंदर यूँ बन रहा है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ग्राफ इसके अंदर इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो यहाँ पे शुरू में कुछ फ्लक्चुएशन किया, उसके बाद ये इस तरह से आगे की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर दिया, और इसके बरक्स जो दूसरा ग्राफ है
वो कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कि वो भी यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन किया और उसके बाद जो है वो यहाँ चला गया ग्रीन में। ठीक, फ्लक्चुएशन का मतलब पता। और ये जो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है ये कट ऑफ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये कट ऑफ पॉइंट जिसके बाद से हम डिसाइड करेंगे। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला जो ग्रीन है ये F1 है, ठीक, और जो रेड है हमारे पास वो F2 है, सपोज कर लेते हैं। अब बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि इस कट ऑफ पॉइंट के बाद जब ये ग्रोथ करेंगे, अच्छा दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों क्वाड्रेटिक है मिसाल के तौर पे या जो भी है, तो उसके बाद ये दोनों जब ग्रोथ करेंगे, चाहे रेड वाला हो चाहे ग्रीन वाला हो, ये दोनों आपस में इसके बाद कहीं मीट नहीं करेंगे, ये तय है। सॉरी, ये तो मैं हाथ की वजह से ऐसा हो गया। ये इसके बाद ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे, ठीक, और ये आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब ये डिसाइड हो जाए, और सुनना क्या कह रहा हूँ, जब ये डिसाइड हो जाए कि ये आगे अब कभी मीट नहीं करेंगे, तो ऐसे बिहेवियर को जब दो ग्राफ आप आगे बढ़ रहे हो और कभी मीट ना करें, अच्छा बढ़ रहे हो और मीट ना करें का मतलब है बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं, यानी दो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहे, दो लाइनें मतलब पैरेलल हो, दो लाइनें को जिस तरह से एक इधर जा रही हो एक इधर जा रही है, तब भी मीट कभी नहीं करेगी, इस स्पेसिफिक पॉइंट के बाद कभी भी मीट नहीं करेगी। एक कर्व यूं जा रहा हो और एक कर्व यूं जा रहा हो तब भी कभी मीट नहीं करेगा। तो इट इज नॉट एसेंशियल कि बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, ये ना समझना कि दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। हमने तो ये बात की कि जब एक स्पेसिफिक कट ऑफ पॉइंट के बाद वो दोनों अगर एक दूसरे को मीट ना करें, ये बात तय हो जाए और वो कट ऑफ पॉइंट आप निकाल लें, तो ऐसे बिहेवियर को एजेम्प्टोटिक बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, इस बिहेवियर को एजेम्प्टोटिक ASYMPT एजेम्प्टोटिक बिहेवियर, ठीक है। ये बिहेवियर जो है, इसका मतलब है कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट टच और कट टू ईच अदर। ये तो हमने कट ऑफ पॉइंट का वर्ड तो हमारे एल्गोरिथम में आया, वरना एक्चुअल मतलब है कि कैन नॉट टच और कट टू ईच अदर, एक दूसरे को ना तो कट कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ मैं ये बात, सवाल देख लूँ शायद कोई बात पूछ रहे हो। कहता है इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि लास्ट पॉइंट, वो तो अभी हम सीखेंगे ना, और मेरा ख्याल है इस कोर्स में सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा ये काम DAA के कोर्स में होगा, पढ़ना फिर हम इसी में लगे रहेंगे, क्योंकि ये कोर्स है पूरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पार्शियल पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। आगे जाके 5वें, मैंने आपको बताया ना 5वें 6ठे सेमेस्टर में आप जो है ना 5th या 6th सेमेस्टर में यू विल स्टडी द DAA कोर्स। DAA मींस डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, तो उसमें ये आप पढ़ेंगे। तो ये फ्लक्चुएशन और फिर उसके बाद उसका कट ऑफ निकालना, ये मैं अगर भी पढ़ाने लग जाऊँ ना तो फिर जरा सा डिफिकल्टी हो जाएगी आपको, कि इसी में कोर्स आ जाएगा और डेटा स्ट्रक्चर रह जाएगा। ठीक है, ये आइडिया तो हो गया ना कि आफ्टर हमारे एल्गोरिथम में आफ्टर स्पेसिफिक कट ऑफ पॉइंट के बाद ऐसा बिहेवियर होता है, ये बस याद रखो। निकालने के लिए फिर हम इंशाल्लाह DAA में पढ़ लेंगे इसको। अच्छा, बात ये हो रही थी कि मैं जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर स्पेसिफिक कट ऑफ पॉइंट द टू ग्राफ और थ्री ग्राफ विल नेवर टच और कट टू ईच अदर। इट इज नॉट एसेंशियल कि बोथ ऑफ देम आर लीनियर ओ पैरेलल, ये जरूरी नहीं पैरेलल हो, बस उनका बिहेवियर हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं एक तीसरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ सपोज करो कि इस तरह की तीसरी लाइन है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की, मैं यहाँ से उसको लेता हूँ और वो यहाँ से आया और ये बढ़ा और वो यहाँ से ऐसे ऐसे चला गया। आप देख रहे हैं कि इस ब्लू वाली लाइन का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये भी कट नहीं करेगा। या अगर आप और कोई देखना चाहें तो इसी तरह से कोई भी लाइन किसी भी तरह की हो और वो ये तय हो जाए कि स्पेसिफिक कटअप के बाद ये आपस में मीट नहीं करेंगे, तो इस वक्त ये चारों लाइनें एक दूसरे के साथ एजेम्प्टोटिक बिहेवियर रखते हैं। समझ में आए? एजेम्प्टोटिक बिहेवियर, कैन नॉट टच, और बहुत आसान वर्ड हो गया। एसिम्प्टोटिक का पहले हमें समझने का क्या होगा, क्योंकि हमने शुरू में थोड़ी चीजें पढ़ ली तो हमें समझ में आ गया कि वेन एवर यू, अब ये जरूरी नहीं कि ग्राफ जो है वो कर्व हो, यू कैन से दैट कि अगर आपके पास जो है दो लाइनें भी हों, एक लाइन ये जा रही है और उसके बाद एक लाइन जो है वो कुछ इस तरह जा रही है मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब है ये कट ऑफ पॉइंट है और ये दोनों, अब आप सोच सकते हैं कि दोनों कभी कट हो इस कट ऑफ पॉइंट के बाद, क्योंकि ग्रोथ हम लेफ्ट साइड पे नहीं कर रहे, ग्रोथ हम राइट साइड पे आगे की तरफ बढ़ा रहे, तो अब आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे इसके बाद कभी नहीं करेंगे, इसका मतलब बोथ ऑफ देम आर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ठीक है, ये दोनों और जरूरी कि ये दोनों अवे ही हो रही हो, सम टाइम ऐसा होता है ये दोनों बहुत करीब आ रही होती है,
एकदम इस तरह लगता है कि ये आस्ते आस्ते, लेकिन बिहेवियर इनका ऐसा होता है कि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ना टच करेंगे, इसीलिए मैंने टच का वर्ड भी लिखा। तो ये बिहेवियर जो है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है। समझ आ गई बात? तो अब एसिम्प्टोटिक, ये तो समझ आ गया था ना बात, यहाँ तो अब इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है उसको हम नॉर्मली तीन नोटेशन से जाहिर करते हैं। वो भी समझा देता हूँ मैं आपको कि देयर आर 3 मेन नोटेशन फॉर एसिम्प्टोटिक, ताकि वो हमें कंफ्यूजन ना हो कि जब मैं लिखा हूँ तो आपको एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है कैन बी रिप्रेजेंट बाय 3 मेन नोटेशंस। वैसे तो उसके नोटेशन 5 हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम 3 मेजर नोटेशन से जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अभी जब मैं लिखूँ तो आपको इसको समझ में आता हो। नंबर 1 बिग ओ, बिग ओ, ठीक है। नंबर 2 बिग बिग थीटा। अब थीटा को यहाँ ढूंढने के लिए मैं क्या करूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा का नोटेशन अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो मैंने इसको थीटा लिख दिया। और नंबर 3 बिग ओमेगा, ठीक। ये 3 नोटेशंस हैं जो बेसिकली इस्तेमाल होती हैं किसी भी बिहेवियर को डिफाइन करने की। यानी अगर हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले देखा कि 3 किस्म के बिहेवियर हैं, और एक बिहेवियर है और वो एसिम्प्टोटिक है, तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ये 3 टाइप का होता है। यानी ये दोनों जो एक दूसरे का कट नहीं कर रहे, तो इनको बोलने का एक अंदाज होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला ग्राफ F1 है, ये वाला ग्राफ F2 है, जी सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा सवाल में। सवाल ये है कि इस वक्त ग्राफ को देख, ये 2 एल्गोरिथम का ग्राफ आया है, कट ऑफ के बाद ये हमने दिखा दिया है कि भाई ये, तो ग्राफ को देखते हुए आप क्या कहते हैं, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस किस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये सवाल है। F1 की परफॉर्मेंस अच्छी है, और ग्रोथ किसकी ज्यादा है, F2 की ज्यादा है। सारे स्टूडेंट भाई, F2 की ग्रोथ ज्यादा है और F1 की परफॉर्मेंस अच्छी। क्यों? जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, लिख लेना अपने पास, जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है। जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है उसकी इंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है F1 की इंस्ट्रक्शन कम है। अब मुझे बताओ कि इन दोनों की परफॉर्मेंस में F1 F2 को कभी मीट करेगा? F1 कभी F2 को मीट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी कर लो, जितनी भी वर्स और सुनना, जितनी भी वर्स कंडीशन हो, जितना भी बुरा माहौल हो, जितने भी बुरे तरीके से आप डील कर रहे हो, लेकिन अब F1 जो है वो F2 को डील। तो अब एक वर्ड इस्तेमाल होता है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। मैं ये वर्ड यहाँ लिख देता हूँ। 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, वर्स्ट केस, ठीक है, दूसरा इस्तेमाल होता है बेस्ट केस, और तीसरा इस्तेमाल होता है एवरेज केस, ठीक। ये 3 केसेस इस्तेमाल होते हैं। वर्स्ट केस को नॉर्मली हम बिग ओ से जाहिर करते हैं, ठीक, और बेस्ट केस को हम बिग थीटा से जाहिर करते हैं, बिग ओमेगा से, और इसी तरह से एवरेज केस को हम लोग जाहिर करते हैं बिग थीटा से, ठीक। ये आपने याद रखना है कि ये बिग थीटा से जो है वो जाहिर किया जाएगा। अब मैं भी समझाता हूँ। अब यानी हम नोटेशंस का गेम जो खेल रहे हैं वो भी हमें समझ आ जाए ना कि क्या बात हो रही है। अब मैंने आपको पहले बताया कि 3 किस्म के बिहेवियर होता है, अभी ये नहीं पता चला कि बिग ओ का भी। अब थोड़ा सा समझ में आया कि बिग ओ एक वर्स्ट केस को डिफाइन करता है, लेकिन अभी कंप्लीट समझ नहीं आया कि बिग ओ जो वर्स्ट केस को डिफाइन करता है वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है। तो याद रखिएगा, वो मैं अब उस पर पहुंच रहा हूँ कि बिग ओ का जो वर्स्ट केस नोटेशन है वो कैसा होगा। यहाँ तक समझ में आती है कि बिहेवियर आर 3 टाइप्स, बिग ओ, बिग थीटा एंड बिग ओमेगा, और उसमें से 3 बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए 3 कंडीशन, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। अब मैं आपको बेस्ट, एवरेज और केसेस समझा दूं सवाल लेके आखिरी। देखो, अगर मैं अभी केसेस समझा रहा हूँ ताकि अगली स्टेप समझाने में मुझे आसानी हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक डेटा सेट है, और वो डेटा सेट जो है बेसिकली कुछ इस तरह से है कि हमें उसको सॉर्टिंग करनी है डेटा सेट को, और वो उस लीनियर एरे में है जो थोड़ी देर बाद करने जा रहे हैं भी हम।
डेटा सेट जो है वो इसके अंदर एक लीनियर एरे में रखा हुआ है और उसको सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर डेटा सेट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, मिसाल के तौर पे 6 है, ठीक, उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 13 है, ठीक है, फिर 20 है, और 20 के बाद 31 है, फिर 33 है, फिर 35 है, ठीक है, और उसके बाद 40। अब अगर मैं इस डेटा को सॉर्ट करने के लिए जाऊं और कोई कहे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाओ, तो ये डेटा उस एल्गोरिथम के लिए ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो जब डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली बेस्ट केस है। मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी में समझा देते हैं। आपने एग्ज़ाम में 5 सवाल करने हैं और जो 5 ही सवाल आए एग्ज़ाम में और 5 के 5 आपको आते हैं, तो ये कौन सा केस होगा एग्ज़ाम का आपके लिए? ये केस आपके एग्ज़ाम का बेस्ट केस होगा। समझ आती बात है कि आपको 5 सवाल करने थे, ठीक है, और 5 ही सवाल आपको आते थे, सॉरी वो 5 सवाल आपको आते थे, तो वो बेस्ट केस हो गया आपके लिए। तो इसी तरह से एल्गोरिथम की ज़िंदगी का बेस्ट केस कौन सा होगा? एल्गोरिथम की ज़िंदगी का बेस्ट केस ये होगा कि उसको सॉर्ट करना था और आपने उसको सॉर्टेड डेटा दे दिया, तो वो उसका बेस्ट केस है। तो ये बेस्ट केस जो हमने यहाँ लिखा है नंबर 2 पे इज कॉल्ड बेसिकली, अगर सॉर्टिंग के अंदर है तो ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा, ठीक है, अगर सर्चिंग में है तो फर्स्ट डेटा, सर्चिंग में है तो फर्स्ट डेटा, और इस तरह के डिफरेंट केसेस के अंदर, ये दोनों समझाने के लिए आसान होते हैं लेकिन डेटा की और डिफरेंट है। और कुछ केसेस में ये तीनों चीजें नहीं होती, ना वर्स्ट, ना बेस्ट, ना एवरेज, ये तीनों नहीं होते। कुछ एल्गोरिथम ऐसे भी होते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा हमने बता दिया मैंने आपको। और आपको अंदाजा हो गया होगा कि वर्स्ट केस क्या होगा, इसके अगेंस्ट में वर्स्ट केस क्या होगा। अब आपको ये अंदाज कि आपको उसने सॉर्टिंग करने के लिए कहा है असेंडिंग ऑर्डर में, और आपको मिल जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, हालांकि सॉर्टेड होगा लेकिन डिसेंडिंग में। जैसे मिसाल के तौर पे ये अभी असेंडिंग में है, 6, 11, 13, छोटे से बड़े की तरफ, इसको असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो क्या होगा? पहले 40 आएगा, उल्टा हो जाएगा, 35 आएगा। तो इसका मतलब है हर एलिमेंट को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस कहलाएगा। ये बात समझ में आती है? ये इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होगा। और एवरेज केस किसे कहेंगे? जब आपके पास मिक्स फॉर्मेट में डेटा दिए, कुछ सॉर्टेड हो पहले से अपनी पोजीशन पे और कुछ सॉर्टेड ना हो अपनी पोजीशन पे, तो उसको हम एवरेज केस कहते हैं। ये 3 तरह के केसेस होते हैं और 3 तरह के जो है वो बेसिकली नोटेशन से जाहिर किया था, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। समझ आती है? अब मैं आपको अगली, यहाँ तक तो मेरे ख्याल क्लियर हो गई कि द एसिम्प्टोटिक बिहेवियर इज अ नेम ऑफ द टू। ये तो समझ आ गया कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन जब एक दूसरे को टच ना करें एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कहलाते हैं। इनको बयान करने के लिए 3 नोटेशंस होती हैं, और 3 नोटेशंस को दूसरे लफ्जों में वर्स्ट, बेस्ट और एवरेज केस भी कहा जाता है। यानी जब कोई आपसे कहे कि वर्स्ट केस में डिफाइन करें, तो इसका मतलब है वो आपसे कहना चाह रहा है कि बिग ओ नोटेशन डिफाइन करें। अगर कोई कहता है बेस्ट केस में डिफाइन करें, तो वो कहना चाहता है बिग ओमेगा के नोटेशन में डिफाइन करें। ये मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह DEE में आप थोड़ा सा और जो है वो वर्स्ट केस हम कहते हैं, मैं तो लिख के बता देता हूँ। वर्स्ट केस हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ़ यू हैव अ डेटा, अगर आपके पास एक डेटा है और जैब साहब वो इस तरह से है, आपका नाम अभी वो अभी भी नहीं आ रहा, क्या नाम है? आईडी जरूर लिखना जैब। मिसाल के तौर पे ये आपके पास डेटा है और आप कहते हैं कि ये डेटा जो है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 33, ठीक है, 21, 20, 19, बहुत ख़राब रेटिंग होगी, 10, ठीक है, उसके बाद 10 के बाद 9 और 7। ये किस फॉर्मेट में है डेटा? ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ। अब कोई कहता है डेटा सॉर्ट करें लेकिन डिसेंडिंग, असेंडिंग में करें। तो असेंडिंग में करने के लिए आपको सारा रिवर्स करना पड़ेगा ना, जैसे जिसको कहते हैं शुरू से दोबारा करें, और हर एक को बार बार उठा के बैक साइड पे लाना पड़ेगा। यानी हर एक के लिए स्वैपिंग या जो सर्च जो है कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई डेटा यूं दिया हुआ है एवरेज केस के अंदर, मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है ये चार डेटा है, यहाँ लिखा हुआ है 20, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 31, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है 40, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास मिसाल के तौर पे 90।
तो ये एवरेज फॉर्मेट में है। एवरेज इसलिए कि इसमें 31 एटलीस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो 40 पहले आएगा, उसके बाद 31 अपनी जगह पे, 20 आएगा और 19 अपनी जगह पे। दो डेटा ऐसे हैं जो अपनी जगह पे हैं, तो इन डेटा के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा डेटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में दिया है और उसी फॉर्मेट में आपको सॉर्ट करने के लिए कहा जाए तो वो बेस्ट केस है। और अगर आपको असेंडिंग कहा जाए, डिसेंडिंग में दिया हुआ हो और डिसेंडिंग में क्या है, असेंडिंग में दिया वो वर्स्ट केस है। और दूसरे लफ्जों में अगर मैं सर्चिंग में समझाऊं आपको, सर्चिंग में तो आप कहते हैं मेरे पास एक डेटा है और मुझे इसके अंदर जो भी डेटा मैं नहीं लिख नहीं रहा अभी, इसमें एक डेटा सर्च करना है कि वो है या नहीं है। क्लासरूम है, उसमें साजिद को सर्च करना है। अब साजिद को ढूंढ रहे हैं। अब दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन ये हैं कि साजिद साहब या तो पहले सीट पे बैठे होंगे या आखिरी सीट पे बैठे होंगे या बीच के किसी सीट पे बैठे होंगे या बैठे ही नहीं होंगे। तो आप बताइए इन तीनों केसेस में बेस्ट केस कौन सा होगा? बेस्ट केस साजिद पहले सीट पे बैठे थे और आप गए और आपने पहले सीट पे सर्च किया, उसको मिल गया आपको। मिडिल ऑफ सीट पे कहीं बैठे हुए तो आपको आधा सर्च करना पड़ा और वो मिल गया। और अगर है ही नहीं साजिद साहब या आखिरी सीट पे, तो सारे लोगों से गो थ्रू होके आपको उसके पास जाना पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस, ठीक है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही, सही समझ में आगे बात है। तो ये बेसिकली तीन तरह के हमारे पास केसेस होते हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नॉर्मली कुछ लोग बिग ओ नोटेशन कहना पसंद नहीं करते, तो वो वर्स्ट केस कहते हैं कि बताओ वर्स्ट केस क्या होगा इस एल्गोरिथम का, बताओ बेस्ट केस क्या होगा। अब मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली अपने एल्गोरिथम को जो हम एनालाइज करते हैं उसको वर्स्ट केस में लिखते हैं, इन दोनों में नहीं लिखते हैं। कहा जाए तो लिख देते हैं लेकिन एक्चुअल में हम इन दोनों में लिखते हैं, और या फिर एवरेज में। लेकिन मोस्ट पॉपुलर वर्ड है लिखने का कि बिग ओ नोटेशन और उसके बाद एवरेज केस और उसके बाद बेस्ट केस। इसकी वजह मैं समझाता हूँ, जरा रियल लाइफ में भी सोचने को। मैं सब मिटा रहा हूँ जो कि रिकॉर्डिंग में तो आ गया होगा। देखो वर्स्ट केस में इसलिए लिखा जाता है कि आप ये कहते हैं वर्स्ट केस यानी बिग ओ नोटेशन, कि आप कहते हैं कि मेरा डेटा यानी मेरा एल्गोरिथम, अगर आप उसको वर्स्ट केस का डेटा भी दे दें तो इससे बुरा नहीं हो सकता। यानी जब मैं लिखता हूँ ना इसको, मिसाल के तौर पे यूँ लिखता हूँ कि मेरे पास TN जो है रिजल्ट कुछ इस तरह आ गया कि n+1, ठीक है, डिवाइड बाय 2। ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है ये बेसिकली रनिंग टाइम है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये रनिंग टाइम है, ठीक है, रनिंग टाइम। अब मुझे अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी है कि किस फैमिली से बिलोंग करना है, तो हमें नजर आ रहा है कि इस n को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आती है ना? इसके बाद हाईएस्ट वैल्यू इसकी n स्क्वायर। तो हम इसको लिखते किस तरह से, लिखते कुछ इस तरह से है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n स्क्वायर है, सॉरी n स्क्वायर, यानी इसका बोलने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि इट विल नेवर एवर द इस तरह लिखूं, नेवर एवर द, और उसको मैं भी सोच के लिखता हूँ जुमला, इसका पहले समझा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का मतलब ये है, मैं सवाल देख लूँ क्या पूछना चाह रहा हूँ। डिक्रीज, हाँ वर्ड अच्छा नहीं मिल रहा था, मैं भी सोच के बताता हूँ। अच्छा जी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब इस एल्गोरिथम का ये टाइम, सॉरी ये तो लिख दो कि ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हम ढूंढते थे ना कि हमने बेसिकली इसकी फैमिली डिफाइन कर ली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब ये है जब किसी चीज को ऑर्डर की फॉर्मेट में लिखते हैं ना, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ तो आपको मैं समझाता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह से है कि वो ये कहता है कि अगर एक ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है मिसाल के तौर पे, और इसके बरक्स इसका दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसमें से ये वाला जो है वो F1 है और ये वाला जो है वो F2 है, ठीक, F2। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि F1 जो है बेसिकली जो F1 है वो F2 से कभी बुरा नहीं होगा, कभी इस स्पेसिफिक कट ऑफ के बाद। यानी F1 को जितना भी वर्स डेटा आप दे दें, F1 को कितना भी वर्स डेटा आप दे दें, वो F2 से बुरा नहीं हो सकता। लिखेंगे कैसे? इस तरह लिखेंगे कि F1, ठीक है,
F1 नॉर्मली इस तरह लिखा है, F1 इज लेस देन इक्वल टू F2, यानी F1 का जो रिजल्ट है वो F2 के रिजल्ट से कम है, एंड F1 बिलोंग टू, ठीक है, बिग ओ नोटेशन ऑफ F2। इस जुमले को यूं लिखा जाता है अगर मैं जेनेरिक फॉर्मेट में लिखूं। इसका मतलब ये होता है कि F1 जो है वो बेसिकली कितना ही वर्स्ट कंडीशन हो F2 से बुरा नहीं हो सकता। जितनी भी ओमेगा का मतलब है वर्स्ट कंडीशन, जो भी वर्स्ट कंडीशन दें आप, यानी आप सॉर्टिंग कर रहे हैं तो रिवर्स डेटा दे दें, सर्चिंग कर रहे हो तो डेटा आखिर में लगा दें, लेकिन उसका रिजल्ट यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी F2 से बुरी नहीं हो सकती। हमें ग्राफ ये बताता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जब हम लिखते हैं यहाँ पर ये है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है, लिखते तो नॉर्मली लोग यूं सिखा देते हैं भाई जो हायर पावर है उसको ऑर्डर में लिख दो, ये वर्ड होता है, लेकिन इसके पीछे जो एक्चुअल जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है, यानी इसकी जो साइंस है वो ये है कि आप कहना ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम था, जो हमने जिसको एनालाइज किया था, वो वर्स्ट केस में भी स्क्वायर से बुरा नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है कि क्यूबिक, जितना भी आप वर्स्ट डेटा उसको दे दो, वर्स्ट का मुराद ज्यादा नहीं होता, वर्स्ट का मुराद होता है कि अगर आपने सॉर्टिंग करनी है तो रिवर्स दे दो, सर्चिंग करनी है तो फला दे दो, तो किसी भी फॉर्मेट का वर्स्ट डेटा दे दो, वो बेसिकली स्क्वायर फैमिली से आगे नहीं बढ़ेगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्क्वायर होगा। समझ आई बात है? और अगर आप लिखना चाहते हैं, और अगर लिखना चाहते हैं कि ओमेगा फॉर्मेट के अंदर, ओमेगा फॉर्मेट के अंदर, तो आप ओमेगा का कहते हैं बेस्ट केस को। अब बेस्ट केस में क्या कहेंगे? आप कहेंगे F2 जो है वो F1 से बेहतर नहीं हो सकता, कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। आफ्टर स्पेसिफिक कट ऑफ पॉइंट F2 जो है वो F1 से बेहतर नहीं हो सकता। सही है? तो कैसे लिखेंगे इसको कि F2 जो है वो, ठीक है, बिलोंग करता है बिग ओमेगा ऑफ F1। इसको लिखने, देखिए बात ये है कि जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे साइन हमें नजर आते हैं रोडों पे। जैसे बहुत कॉमन साइन है कि आपको गाड़ी रोकनी है तो रेड लाइट जलेगी, गाड़ी को चला देना है तो ग्रीन लाइट। कहीं लिखा हुआ तो नहीं होता रिस्टार्ट स्टॉप, कहीं लिखा, बहुत सारी जगहों पे ऐसे बने हैं, लेकिन नॉर्मली 80-90% इस तरह होते हैं। जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती और साइन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो लोग वो सोचता होगा यार कि कैसे पता चलता है कि अब मुझे चल जाना है या अब मुझे रुक जाना है। लेकिन क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, इसलिए आप बता सकते हैं कि अब आपको चल जाना है या आपको रुक जाना है। इसी तरह से ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके पीछे कोई इंग्लिश मैंने नहीं लिखी, या ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके पीछे मैंने कोई इंग्लिश नहीं लिखी, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी छुपी हुई है। इसका मतलब हमें इंटरप्रेट करना आता हो, ये मैं अभी बताऊंगा एन लॉग एन क्या होता है। मैं अभी इस पर बात नहीं कर रहा, इस पर आता हूँ मैं थोड़ी देर में। सही है, अभी थोड़ी बस तो 5 मिनट को तुम्हें वो बता देता हूँ मैं। अच्छा, या मैं अगर यूं लिखता हूँ, इसके अलावा यूं लिख देता हूँ कि हमारा फंक्शन जो है F1 इज बिलोंग टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, यूं लिख देता हूँ। ठीक है, या लिख देता हूँ कि आवर फंक्शन इज बिलोंग टू, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, सॉरी ऑर्डर नहीं, ओमेगा ऑफ, ये दोनों पहले मैं बेस्ट और वर्स्ट समझाना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो समझ आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देगा कि ऐसी चीजें होती हैं। अब देखिए इसके पीछे इंग्लिश हमने कोई नहीं लिखी, लेकिन इसका मतलब इंटरप्रेट करना आपको आता हो, ये जहन में रखो। ठीक है, इसका मतलब आपको आता हो। अब जैसे यहाँ पर मैंने फंक्शन टू फंक्शन मैच किया, यहाँ पे मैंने बेसिकली ये भी फंक्शन ही है लेकिन एन स्क्वायर फॉर्मेट में। सपोज करो एन स्क्वायर फंक्शन है। पहले मैं यहाँ ये वाला समझाता हूँ, फिर सवाल की तरफ जाता हूँ। सर ई ऑर्डर है, ई तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं पे। ई मतलब ये बिलोंग का नोटेशन है, ई कहीं नहीं लिखा। ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है विच इज कॉल्ड बिलोंग। इसकी मायने होते हैं बिलोंग करना। ठीक है, ये जो मैंने ई लिखा है इसका मतलब होता है मैथमेटिकल बिलोंग करना। आपने अपनी चाइल्डहुड जमाने में पढ़ा होगा ना, ए बिलोंग टू, बोला सेट थ्योरी में ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मायने होते हैं बिलोंग करना। एक मिनट होल्ड करना बेटा।
एक मिनट होल्ड करना बेटा, मैं ज़रा एक मिनट